मैक्सिमम चीज़ें अपने एक मैनुअल के साथ आती है जो ये बताती है कि चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कैसे रखना है और उनका मेन पर्पस क्या है। ठीक उसी तरह हर एक्ट, हर लेजिस्लेशन अपने एक प्रियम्बल के साथ आता है, जिसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने वाली पहली चीज़ यानी कि प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। तो आखिर प्रियम्बल होता क्या है, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, प्रियम्बल एक लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। यानी कि आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि किसी भी कानून का प्रियम्बल या उद्देश्य का उस कानून को जानने की एक कुंजी होती है। ठीक है, तो आखिर में प्रियम्बल होता क्या है। तो दोस्तों, अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह प्रियम्बल किसी भी एक्ट या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए उसका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो उस एक्ट के पर्पस, उसकी फिलोसॉफी, उसके यूजेस, उसके आइडियाज एंड एस्पिरेशंस, उसके मेन प्रिंसिपल और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। तो प्रियम्बल ये सारी चीजें करता है। ठीक है, अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि प्रियम्बल एक तरीके का ब्लूप्रिंट या फिर नक्शे जैसा होता है। यानी कि अगर आप किसी भी एक्ट के प्रियम्बल को देख लो तो आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो एक्ट मेनली क्या बात करता है। ठीक है, और हमारा अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल, यानी कि प्रियम्बल आखिर बनाया किसने। तो दोस्तों, जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या लिबर्टीज मिलेगी। तो ये सारे के सारे आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस उस ड्राफ्ट में कंटेंट थे। ठीक है, और इसी ड्राफ्ट को हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये इन्होंने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज ए प्रियम्बल एडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों, अब जब से प्रियम्बल बना है तब से उसे सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है। वो कब? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसको अमेंडमेंट किया था, और इसी अमेंडमेंट के साथ में 3 नए वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 नए वर्ड 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। दोस्तों, अब प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से? सबसे पहली लाइन प्रियम्बल में दिखने वाली वी द पीपल, यानी कि हम भारत के लोग। ये जो लाइन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को स्टेब्लिश करती है, उसके पावर को स्टेब्लिश करती है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स ने या किसी आउटसाइड पावर ने आकर नहीं बनाया है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों ने ही बनाया है। इंडिया के लोग ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। वो कैसे? तो लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमें दिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग। इसके बाद दोस्तों, हम प्रियम्बल के कुछ 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। कौन कौन से? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट और रिपब्लिक। ये जो वर्ड्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाले 4 इंपॉर्टेंट वर्ड जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये इसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। और ये जो डेट दे रखी है इन लोगों ने 26 नवंबर 1949, ये डेट हमें बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और गाइड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, उसका नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। तो अब हम प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं। ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है सोवरेन, यानी कि संप्रभु, जिसका मतलब ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, और ये अपने इंटरनल मैटर्स खुद मैनेज कर सकती है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, उसके बाद में कोई भी डिपेंडेंट कंट्री हो, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्री हो या फिर डेवलप्ड नेशन हो, कोई भी इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी। ये जो वर्ड है इसको हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है कि इंसर्ट किया था।
अब जनरली हम सोशलिस्ट वर्ड को कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का या तो पूरा का पूरा या फिर पार्शियली कंट्रोल होगा। लेकिन प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलोसॉफी से इंस्पायर्ड है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना, यानी कि हमारे सोसाइटी से पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, इनइक्वालिटी, इन सारी की सारी चीज़ों को रिमूव करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों ये वर्ड भी हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। एक्चुअल में बहुत सारे देशों में सेक्युलर वर्ड को एंटी रिलीजन या फिर अपोज टू रिलीजन भी डिफाइन किया गया है। जैसे कि फ्रांस में, वहां पर आप पब्लिकली रिलीजन प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर सकते। या फिर अगर आप यूएसएसआर का एग्जांपल लेंगे तो वहां पर पहले भी यानी कि आप पहले वहां पर पब्लिकली रिलीजन प्रैक्टिस जो है कि नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वहां पर कुछ कानून चेंज हुआ और हमारे इंडिया में भी अब ऐसा ही है कि इंडिया में एक जो सेक्युलर वर्ड है इसको पॉजिटिवली यूज किया गया है ना, यानी कि इंडियंस जो है वे अपना खुद का जो रिलीजन है उसको मतलब फ्रीली इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेटेड कर सकते हैं। ठीक है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक कि वे अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक। इसका तो सीधा सा मतलब है कि भारत की जनता यानी कि हर भारतीय सिटीजन जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का है उसको वोट डालने का अधिकार होता है और वो वोट डालकर इलेक्शन के थ्रू अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकता है। ठीक है ना, यहां पर डेमोक्रेटिक में हम देखते हैं डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, इसके बाद में हमारा नया वर्ड आता है रिपब्लिक। अब इंडिया के रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ये दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड्स हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक वो मोनार्की का अपोजिट हुआ, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है ना कि नॉमिनेटेड बाय द हेरिडेटरी। तो आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि सुपर 30 मूवी में जो डायलॉग था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और जो भी वो डायलॉग था तो वो यही स्टेटमेंट है। ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है रिपब्लिक। ठीक है, ये हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, तो ये हमारे इलेक्टेड हेड है ना, तो इनको हमने इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया है। ठीक है ना, अब दोस्तों प्रीएम्बल से रिलेटेड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यानी कि इज प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम एक साथ बहुत ही आसानी से समझेंगे, पर इसके लिए आपको एक प्रोविजन का जानना बहुत जरूरी है। वो प्रोविजन है आर्टिकल 368, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंड कर सकती है। ठीक है ना, संसद को जो है कि ये पावर दिया गया है कि वे संविधान में संशोधन कर सकती है। तो अब हमारा पहला केस है बेरूबारी यूनियन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, बेरूबारी बनाम यूनियन केस। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। वो ये था कि पार्लियामेंट कैन अमेंडेड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है संविधान के, लेकिन जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग है ही नहीं। इसीलिए संसद 368 आर्टिकल का यूज करके प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर ही नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई। उन्होंने ये पॉइंट नोटिस नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह प्रीएम्बल को भी सेम प्रोसीजर से एडप्ट और इनेक्ट किया गया था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो यहाँ पर मिस हुआ ये ऑब्जर्व किया गया केशवानंद भारती केस में। ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंडेड एनी पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन भी कर सकती है और प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग भी है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी है। पर जैसे कि इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि प्रीएम्बल बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स और बहुत सारे बेसिक फीचर्स की बात करता है, तो आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट
प्रियम्बल को तो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, ठीक है ना। बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड। अब आप लोग सोचेंगे कि यार 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो 1976 में इंदिरा जी ने 3 वर्ड इसमें ऐड कर दिए थे, तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों जो 3 वर्ड इसमें ऐड हुए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते, इसीलिए उन वर्ड को इसमें ऐड किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद में एक एसआर बॉम्बे केस हुआ जिसमें सेक्युलर वर्ड को कंसीडर किया गया एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें किया गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हमने प्रियम्बल का ये वीडियो हमने देख लिया। आई होप दोस्तों कि आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।